इतिहास हम पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहासों में जो हिंदी में महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उन कवियों के महत्वपूर्ण रचनाएं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी को पढ़ रहे हैं जो वनडे एग्जाम में पूछी जाती हैं। और पिछले 3 कवियों के बारे में और इससे अच्छी जो वीडियो है उनका इतिहास, उनका रचना, वो सब हमने इससे पिछली वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया था। आज अगले कवि के बारे में पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद पड़ता है उत्तर प्रदेश में। जब आप यूपीपी का पेपर देने जाएंगे या यूपी SSC का एग्जाम को देने के लिए जाएंगे तब उसमें 100% चांस रहते हैं कि इस एक्सप्रेशन को पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनको कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ये वाला प्रश्न SSC GD में पिछले दिनों पूछा गया कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। बहुत से अभ्यर्थी इस प्रश्न को कर देते हैं गलत। यामा के लिए इनको दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे बड़ा तो भारत रत्न, पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री। उन 4 बड़े पुरस्कारों में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म भूषण से मरणोपरांत वर्ष 1988 ईस्वी को उनको सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, चलचित्र, नीरजा, रश्मि भी इनकी रचनाएं जो मैंने नहीं लिखी है, रश्मि दिनकर जी की भी रचनाएं, संध्या गीत, मेरा परिवार, गिल्लू, रामधारी सिंह इनके महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उपनाम आधुनिक युग की मीरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया इनको यामा के लिए। विशेष रूप से पूछता है कि किसके लिए दिया गया था, यामा के लिए दिया गया था। मैंने पिछले वीडियो में सारे कवर किए हैं कि भारत का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी तक हिंदी के 10 लेखकों को दिया जा चुका है, जिनमें से 4 लेखकों को यह पुरस्कार उनकी किसी न किसी एक विशेष रचना के लिए दिया गया है। अन्य सभी को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। उस पिछले वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आज ये शायद 3री या 4थी वीडियो होगी। आप हिंदी की प्लेलिस्ट है और जो अभ्यर्थी कक्षा 10 वाले हैं या हाई स्कूल वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हो गया इसका चर्चा आगे बढ़ाएंगे अगले कवि को। समय कम है, जल्दी वीडियो को समाप्त करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले, सुमित्रानंदन पंत जी। और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ है बागेश्वर में। बागेश्वर पड़ता है उत्तराखंड में। उस समय में, जन्म के समय में उत्तर प्रदेश में ही होगा। मृत्यु इलाहाबाद में इनकी हुई है। इनकी सबसे बेस्ट रचना चिदम्बरा और उसके लिए दिया गया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। वर्ष 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को नवाजा गया। रचनाएं हैं इनकी चिदम्बरा, वीणा, पल्लव, गुंजन और युगवाणी, ये इनकी फेमस रचना है। एग्जामिनर जब भी आपसे पूछता है ना रचनाओं को तो इनमें से ही पूछेगा। ये धीरे धीरे ना आप इतनी सारी रचनाएं पढ़ लोगे कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हमने भी तैयारी की है एग्जाम की, पूछे एग्जामिनर क्या पूछना है। बस आप इस हिंदी को पूरा कवर कर ले। नेक्स्ट कवि को आपको पढ़ाते हैं अगले कवि के बारे में। मैथिली शरण गुप्त, अगले प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ है चिरगांव में। चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। खड़ी बोली के प्रमुख कवि रहे मैथिली शरण गुप्त जी और इनको कहा गया राष्ट्रीय कवि। इनको राष्ट्रीय कवि कहा महात्मा गांधी जी के द्वारा। वर्ष 1954 ईस्वी में जब से शुरुआत हुई पद्म भूषण पुरस्कार से मैथिली शरण गुप्त जी को नवाजा गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, झनकार, जय भारत, भारत भारती, रंग विभंग। एक सटीक बेहतरीन, बिल्कुल सारी की सारी रचनाएं अच्छी हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। झांसी में जन्म, खड़ी बोली के कवि, राष्ट्र कवि किन्होंने कहा, गांधी जी ने। 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार और प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, जयद्रथवध, यशोधरा, झनकार, जय भारत, भारत भारती और रंग में भंग। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले कवि, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ। प्रयोगवादी कवि रहे, प्रयोगवादी कवि और खड़ी बोली के प्रमुख कवि धर्मवीर भारती जी।
इनका प्रमुख उपन्यास गुनाहों का देवता। इसके अतिरिक्त इनका प्रमुख अभ्यास सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। दो प्रमुख उपन्यास के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधा युग और ठंडा लोहा। इनका प्रमुख निबंध है ठेले पर हिमालय। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा था कि ठेले पर हिमालय के रचनाकार कौन है, तो धर्मवीर भारती जी की यह रचना है। नेक्स्ट कहानियां हैं इनकी मृदों का गांव और बंद गली। डेटा मुझको पढ़ाने में भले ही 1 मिनट लगता हो, लेकिन इसको सजोने में, इसको तैयार करने में, इसको लाने में मुझे बहुत लंबा समय लगा है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अन्य दोस्तों में आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करने को कहें। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा सपना पूरा कीजिए, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। और मेरा सपना है कि 1000 सब्सक्राइबर हों, जिसमें से 500 प्लस हम पहुँच चुके हैं। क्यों ज़रूरी है? इसलिए क्योंकि हिंदी के जो अगले टॉपिक हैं, जो हम व्याकरण को पढ़ेंगे, व्याकरण में जो टॉपिक हैं वो सभी समझाने वाले टॉपिक हैं और उन टॉपिकों को समझाया जा सकता है जब हमारी लाइव क्लास होगी। तो इसीलिए लाइव क्लास का ऑप्शन हमें मिलेगा जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको व्याकरण को समझना है, और इससे भी ज़्यादा आनंद आपको आने वाला है जब मैं आपको रस, छंद और अलंकार पढ़ाऊँगा। इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा देंगे। बस आप 1000 सब्सक्राइब तक इस चैनल को पहुंचाइए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ है बंगाल में। इनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता है, क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हिंदी को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आनंद मठ की रचना करने वाले व्यक्ति आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसने आनंद मठ की रचना की है, आनंद मठ की रचना किसके द्वारा की गई है। और इसका हिंदी अनुवाद तो लिखा हुआ है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका और कुर्गुमत्ता। ध्यान से देखिएगा, एक को एक इंपॉर्टेंट है, छांट छांट करके लाई गई हैं सारी कविताएं। अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता। और इनके प्रमुख उपन्यास हैं अलका और अप्सरा। अप्सरा को सबसे ज़्यादा बार पूछता है। कहानी है करुणालय। किनकी डिटेल? सुमित्रानंदन पंत जी की। बंगाल में जन्म हुआ, क्रांतिकारी कवि कहलाए, हिंदी के छंदे की परिधि से मुक्त कराया, आनंद मठ का हिंदी अनुवाद किया। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता इनकी प्रमुख कविताएं रहीं। उपन्यास अप्सरा और अलका, और कहानी इनकी प्रमुख करुणालय। अगले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बलिया में। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। दक्षिणी सोनभद्र, उत्तरी सहारनपुर, पश्चिमी शामली। आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसे कहा जाता है शेर ए बलिया। शेर ए बलिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? रचनाएं हैं इनकी अशोक के फूल, कुटज और अनाम दास का पोथा। रचनाएं एक बार और ध्यान से सुनिएगा, अशोक के फूल, कुटज और अनाम दास का पोथा। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी युग के कवि हैं, जन्म इनका बलिया में हुआ है। अगले कवि को बताते हैं। नेक्स्ट कवि को पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद जी कवि, प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ लम्ही नामक गांव में, और लम्ही गांव पड़ता है वाराणसी के अंदर। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। धनपत राय बेहतरीन एक उपन्यासकार के रूप में जाने गया इनको। और इनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमा, मंगलसूत्र, जो इनका अधूरा उपन्यास है, लिखा है ब्रेक में, नमक्का दारोगा और वरदान। एक बार और ध्यान देखिएगा, गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमा, वरदान, नमक्का दारोगा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। पूस की रात इनकी प्रमुख कहानी है। अन्य कहानियों में कफन, ईदगाह, बड़े घर की बेटी। पिछला यूपीपी में पूछा गया था बेटों वाली विधवा। यूपीपी में पूछा गया था बेटों वाली विधवा के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इनको नोट कर लेंगे आप अच्छे से, या फिर बार बार इस वीडियो को देखेंगे, इसी से आपको याद हो जाएंगी। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, मोहन राकेश जी का जन्म हुआ है अमृतसर में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेरे बंद कमरे, आषाढ़ का एक दिन। इनकी प्रमुख रचनाएं अंधेरे बंद कमरे और आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट,
1968 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ये हुए बेहतरीन वाले अच्छे जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब बारी है अन्य कवियों की जिन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। उनका हम जन्म स्थान नहीं पढ़ेंगे, सीधे उनका नाम, उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके रचनाकारों को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा गया शरत चंद्र चटर्जी, देवदास और चरित्रहीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। इसके अतिरिक्त एक और पूछी जाती है भूतनाथ, चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता। हरिवंश राय बच्चन जी, क्या भूलो क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर ये, और 2 चट्टानों के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट, गुलाब राय, मन की बात और मेरी असफलताएं, ये गुलाब राय जी की रचना है। जैनेन्द्र कुमार की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। माखनलाल चतुर्वेदी, हिमतरंगिणी के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको सबसे पहले इन्हीं को दिया गया 1955 ईस्वी में। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। अब तक जिस प्रकार से हमने आधुनिक हिंदी के लेखक और उनकी कविताएं, रचनाएं, उपन्यास को पढ़ा है, उसी प्रकार से अब हम पढ़ेंगे प्राचीन हिंदी के लेखकों को, कवियों को, जैसे तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं और महत्वहीन हैं। उनकी जो कहावतें हैं, उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, उनको विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।